नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल में। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स, यानी कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे आपको एक लाइन भी दिख रही है। अगर मैं इसको पढ़ूं तो वो ये है कि अगर फिरदौस बाररू ए जमी अस्त, हमी अस्त ओ हमी अस्त ओ हमी अस्त। मतलब धरती पे अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। कश्मीर को दोस्तों, कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ उसको खूबसूरत तो बनाती ही हैं, साथ में कश्मीर में रहने वाले लोगों की जो कश्मीरियत है वो कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि समय समय पर जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो इस खूबसूरती पे दाग लगाती आ रही है, और इन्हीं दागों में से एक दाग है एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स, यानी कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों होता है, या उस समय का तात्कालिक कारण क्या रहता है, और एक तरीके से थोड़ा सा हम ये भी जानेंगे कि कश्मीरी पंडितों का कश्मीरियत में क्या रोल रहा है, यानी कि कश्मीर का जो कल्चर रहा है उसमें किस तरीके से कश्मीरी पंडित इन्वॉल्व रहे हैं। राइट, तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को जब पूरा समझेंगे, सुनेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि यह जो एक्सोडस है वो भारत में अभी तक का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रहा है एक तरीके से। राइट, तो इसको हम शुरुआत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अब यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे न्यूज क्या है, इन द न्यूज क्या है। तो न्यूज ये है कि द कश्मीरी फाइल्स मूवी रिलीज हो चुकी है। राइट, और ये मूवी इतना मतलब ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और इस मूवी ने बहुत अच्छे से इस मुद्दे को उठाया है। राइट, अगर इसमें पब्लिक ओपिनियन को देखा जाए, और यहाँ पे अगर हम पब्लिक ओपिनियन को समझें तो पब्लिक एक तरीके से यहाँ पे फुल मार्क्स दे रही है इस मूवी को, और पब्लिक ये मान रही है कि जो मूवी है वो बहुत ही एक तरीके से क्लोजर है, मतलब जो रियल हिस्ट्री है, जो रियलिटी है, उसको बहुत अच्छे ढंग से इस मूवी में दिखाया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं इस मूवी के बारे में, जो आपको याद होना चाहिए, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए कि इस मूवी को 11 मार्च 2022 को रिलीज किया जाता है, और ये जो मूवी है वो विवेक अग्निहोत्री के द्वारा डायरेक्ट की जाती है, यानी कि उसके जो डायरेक्टर हैं वो विवेक अग्निहोत्री हैं, और इसके जो स्टार्स हैं वो हैं अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी एंड मिथुन चक्रवर्ती। और इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है वो जी स्टूडियोज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। राइट, और इस फिल्म में क्लेम किया जाता है कि इसमें जो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस रहा है हिस्ट्री में, ये मूवी उस एक्सोडस को बहुत अच्छे से समझाती है, मतलब कि एक तरीके से रियलिटी को बताती है, ये बेसिकली ये मूवी क्लेम करती है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा से हम पहले जान लेते हैं कि कश्मीरी पंडित्स का इतिहास क्या रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो एक्सोडस हुआ है, कश्मीरी पंडितों को जो पलायन हुआ है, उसके लिए सिर्फ तात्कालिक कारण ही एक तरीके से रीजन नहीं रहा है। राइट, आप अगर यहाँ पे उनके इन्वॉल्वमेंट को देखेंगे, उनके रोल को देखेंगे कल्चर के टर्म में, तो आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि ये जो कश्मीरी पंडित हैं वो कितनी गहराई से कश्मीरियत में जुड़े हुए हैं। गहराई से जुड़े होने का मतलब दोस्तों ये है कि हम बार बार इस तरीके के मुद्दों को हिंदू और मुस्लिम से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि सांप्रदायिक ताकतें ही इस तरीके का दाग लगाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप सांप्रदायिक ताकतों की बात करते हैं तो एक्चुअल में वो जो सांप्रदायिक ताकतें होती हैं वो किसी धर्म से रिलेट नहीं करती। हाँ, धर्म का वो आड़ जरूर लेती हैं, लेकिन एक्चुअल में जो भी सांप्रदायिक ताकतें होती हैं जो एक तरीके से लोगों का खून बहाती हैं, वो एक्चुअल में किसी धर्म से रिलेट नहीं करती हैं, चाहे वो सांप्रदायिक ताकत किसी भी धर्म की हो, संप्रदाय की हो। राइट, मतलब कि वो किसी भी धर्म संप्रदाय के आड़ पे वो अपना एक तरीके से मैंडेट चला रहे हों, लेकिन जो उनका मैनिपुलेशन होता है, आम नागरिक के माइंड का जो मैनिपुलेशन होता है, वो मैनिपुलेशन ही इस तरीके के दाग लगाने में एक तरीके से प्रमुख कारण बन जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कश्मीरी पंडित के इतिहास को बता दूं, आप जान लीजिए। कश्मीरी पंडित जो हैं वो बेसिकली कश्मीरी ब्राह्मण्स के रूप में जाने जाते हैं। राइट, और बोला जाता है कि ये एक कश्मीरी हिंदूज और लार्जर सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी ऑफ इंडिया के पार्ट माने जाते हैं। सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी ऑफ इंडिया जो है वो आप नॉर्थ इंडिया से लेके पूरा वेस्टर्न पार्ट तक में आप इसको देख सकते हैं, मतलब कि आप नॉर्थ इंडिया से लेके वेस्टर्न घाट तक आप देख सकते हैं। राइट, सारस्वत का मतलब ही बेसिकली यहाँ पे है जो सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए ब्राह्मण्स हैं। राइट, या सरस्वती नदी के ज्योग्राफी रीजन में आने वाले जो ब्राह्मण्स हैं उनको सारस्वत
ब्राह्मण कम्युनिटी बोला जाता है, राइट। और यहाँ पे बोला जाता है कि कश्मीरी पंडित जो है वो ओरिजिनली मतलब कि जब वहाँ पे मुस्लिम इन्फ्लुएंस आता है, मुस्लिम इन्फ्लुएंस एंटर करती है, उसके पहले से ही यहाँ पे कश्मीरी पंडित रह रहे होते हैं, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे मुस्लिम इन्फ्लुएंस आया होगा और उसके पहले से ही कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, और इन्फ्लुएंस आने के बाद वहाँ पे हजारों साल तक दोनों कम्युनिटी या और भी जो कम्युनिटीज रही हैं वो किस तरीके से मिल बांट के रह रही थी। कभी कोई इस तरह का मेजर ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर देखने को नहीं मिला। हालांकि देखिए पलायन हर रीजन में देखने को मिलता है। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का जो एक्सोडस है उससे पहले भी कश्मीरी पंडितों का एक तरीके से पलायन हुआ होगा, लेकिन वो जो पलायन रहा होगा वो इकोनॉमिकल पलायन रहा माना जा सकता है। इस तरीके का कि मतलब वो पलायन किसी डर या किसी सांप्रदायिक ताकत के दबाव में आकर नहीं हुआ होगा, राइट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे यही बोलना चाह रहा हूं दोस्तों कि जो कश्मीर की हिस्ट्री है, कश्मीर की जो कश्मीरियत है, उसमें कश्मीरी पंडितों का रोल है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेसिकली ये लोग ब्राह्मण थे और इनको बोला जाता है सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी ऑफ इंडिया, राइट। और अगर मैं कश्मीरियत की बात करूं दोस्तों तो अब इसमें 3 पार्ट आप मुख्यतः आप दिमाग में रख लें। वो 3 पार्ट ये हैं कि जो कश्मीरियत है वह एक तरीके से वैदिक संप्रदाय से जुड़ी हुई है। दूसरा, उसके बाद में इंट्रोडक्शन होता है बौद्धिज्म का, राइट। उसके बाद फिर होता है मिडिवल पीरियड में सूफी कल्चर का, राइट। तो ये जो 3 यहाँ पे डायमेंशन है या 3 जो पार्ट्स हैं वही मिलकर कश्मीर की कश्मीरियत को बनाते हैं और उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने थोड़ा से ब्रीफ जान लिया हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी पंडित, राइट। यही इतना काफ़ी है। लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पे देखते हैं कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनका एक्सोडस अब क्यों होता है, मतलब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन आखिर होता क्यों है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि कश्मीरी पंडितों का वहाँ पे एक्चुअल में पॉपुलेशन क्या था उस टाइम पे। तो देखिए पॉपुलेशन जो है वो पहले तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे पलायंस भी कई टाइप के होते हैं। उनमें सबसे बड़ा रीजन जो रहा होगा वो इकोनॉमिक पलायन भी रहा होगा। लोग रोजगार की सर्च में इधर उधर से भागे होंगे। तो फाइनली जब 1981 में इसका डेटा देखा जाता है तो उस टाइम पे लगभग जो कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन होती है उस टोटल पॉपुलेशन का लगभग 5% जो पॉपुलेशन होती है वो कश्मीरी पंडित्स की पॉपुलेशन होती है। लेकिन होता क्या है कि वो बाद में माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। 1990s में आते समय वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो माइग्रेशन होता है बेसिकली उसका रीजन रहता है ड्यू टू एरप्शन ऑफ मिलिटेंसी एंड दी थ्रेट्स बाय द रेडिकल इस्लामिस्ट एंड मिलिटेंट्स। मतलब कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और जो मिलिटेंट्स हैं उनके डर से ही बेसिकली ये माइग्रेशन होता है। अगेन मैं आपको बोलूँगा दोस्तों कि इसको आप हिंदू मुस्लिम के एक मतलब चश्मे से मत देखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों की बात हो रही है। मतलब कि हम सिर्फ रेडिकल इस्लामिस्ट की बात कर रहे हैं और मिलिटेंट्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी का प्रेशर है, उसी का एक तरीके से दबाव है, उसी का डर है जिससे एक्सोडस ऑफ कश्मीर निकल कर आता है, एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित से निकल कर आता है, राइट। तो देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उस टाइम पे तात्कालिक कारण क्या रहा होगा। तो देखिए होता क्या है कि 1990s के पहले ही ये एक तरीके से पृष्ठभूमि बनने लगती है। जब भी कोई डिजास्टर होने वाला होता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं उसके पीछे देखिए डिजास्टर भी अपने आप में एक शक्ति है, एक नकारात्मक शक्ति है। तो शक्ति कोई भी हो उसको बनने में टाइम लगता है, राइट। तो सांप्रदायिक ताकतों ने भी अपनी ताकत को धीरे धीरे मजबूत किया। एक तरीके से उनको मौके मिलते गए, जिन मौकों पे उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और फाइनली उस ताकत को उन्होंने यूज किया लोगों के थॉट को मैनिपुलेट करने में, जिससे इस तरीके की त्रासदियां देखने को मिलती हैं, राइट। तो देखिए होता क्या है कि 1990s के पहले ये घटना मतलब क्या रीजंस रहते हैं जो इसको एक तरीके से प्रोपेगेट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1990s में ये जो घटना होती है उसके पहले जो पृष्ठभूमि बनती है उसके लिए मेन जो पॉलिटिकल रीजन माना जाता है, जो एक रीजन दिया जाता है वो ये है कि 1983 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनती है। जी हाँ, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से बोली जाए, मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी रहती है वो और उसके जो अध्यक्ष रहते हैं अब्दुल्ला, वो इलेक्शन जीतते हैं, राइट। चीफ मिनिस्टर बनते हैं 1983 में। कांग्रेस का सपोर्ट रहता है बेसिकली। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो पार्टी है उसमें अपनी आपसी अंदरूनी कलह आ जाती है, राइट। और आपसी अंदरूनी कलह की वजह से ही इस पार्टी का एक तरीके से विघटन होता है। और जो कलह होती है बेसिकली इन दोनों पर्सन्स के बीच में होती है। जी हाँ दोस्तों, ये हैं फारूक अब्दुल्ला
और ये हैं गुलाम मोहम्मद शाह। कौन है? गुलाम मोहम्मद शाह, राइट। और दोनों के बीच जो रिश्ता है वो साले और बहनोई का है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि यहाँ पे जो फारूक अब्दुल्ला हैं उनके बहनोई हैं गुलाम मोहम्मद शाह, ये इनके बहनोई हैं, ब्रदर इन लॉ हैं। तो दोस्तों गुलाम मोहम्मद शाह क्या होता है कि जब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो गुलाम मोहम्मद शाह कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है, उनकी इच्छा रहती है कि चीफ मिनिस्टर उनको बनना चाहिए। तो होता क्या है कि वो कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं और एक तरीके से वहाँ पे विघटन हो जाता है। कांग्रेस फिर एक तरीके से सरकार को ब्रेक कर देती है और गुलाम मोहम्मद शाह वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, राइट। लेकिन होता क्या है कि 1986 में जो अपोजिशन होता है वो गवर्नमेंट के खिलाफ उठता है। मतलब कि जो अपोजिशन होता है बेसिकली वो क्या होता है, फारूक अब्दुल्ला सरकार का सपोर्टर होता है। बिकॉज उन लोगों ने क्या किया था, फारूक अब्दुल्ला को चुना था, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से जो गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार है उसमें डिस्टर्बेंस आने लगता है, रिलीजियस इंटरवेंशंस आने लगते हैं 1986 तक। अगर आप देखें तो इसमें अच्छा एक तात्कालिक कारण और बनता है। 1986 में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाबरी मस्जिद के लॉक को ओपन कर देती है ताकि हिंदू लोग वहां पे अपने प्रेयर्स को, अपनी प्रार्थनाएं कर पाएं, अपनी पूजा कर पाएं, राइट। और ये जो डिसीजन होता है कहीं ना कहीं कश्मीर में भी एक तरीके से आग का काम करती है, मतलब आग में घी का काम करती है, राइट। और इसका जो सबसे बड़ा जो डिजास्टर देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर देखने को मिलता है वो अनंतनाग में देखने को मिलता है। अनंतनाग में बहुत सारे टेम्पल्स पे अटैक किया जाता है, हिंदू टेम्पल्स पे अटैक किया जाता है, राइट। और शॉप्स को एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है, लूटा जाता है। और कश्मीरी पंडितों को एक तरीके से ब्लेम किया जाता है कि वो लोग सेपरेटिस्ट हैं, राइट। तो बेसिकली इसके पीछे जो रीजन रहता है वो मिलिटेंसी रीजन रहता है। जो रेडिकल इस्लामिस्ट है वो इस मतलब कि नकारात्मकता को या इस तरीके के जो मूवमेंट्स हैं या कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो अटैक्स थे वो सब वही चला रहे थे, राइट। तो ये पॉलिटिकल रीजन था, कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि का कारण बना। और दूसरा असंतुष्ट का जो कारण रहा है वो ये रहा दोस्तों कि जो मिलिटेंट लीडर था उस समय का मकबूल भट्ट, उसको भी 1984 में फांसी दी जाती है। और वो फांसी जो होती है कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को और क्रोधित करती है, राइट। तो फाइनली वो क्या करते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, लोगों के मेंटालिटी को मैनिपुलेट करते हैं और पॉलिटिकल सिनेरियोज का फायदा उठाकर वो एक तरीके से कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस कराने में सक्सेसफुल होते हैं, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से टारगेट किया जाता है या इस तरीके से तात्कालिक कारण बनता है जो कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपने बेसिकली यहाँ पे देख लिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और इंट्रोडक्शन दे दूं। फारूक अब्दुल्ला जो है वो शेख अब्दुल्ला के पुत्र होते हैं, राइट। मतलब कि शेख अब्दुल्ला जो है आप सबको मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तो आप जान लीजिए कि कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जो है एक बहुत ही ग्रेट लीडर रहे हैं और कश्मीर के वो पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राइट। होता क्या है, उनका भी अपना एक हिस्ट्री है, उनका भी अपना एक पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस रहा है। उस थॉट प्रोसेस में कई बार जवाहरलाल नेहरू एक तरीके से सहमत होते हैं और कई बार असहमत होते हैं। असहमति की वजह से ही एक तरीके से उनको एक बार जेल में डाला जाता है, यानी कि शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला जाता है, राइट। जेल में बाहर आने के बाद फिर से एक तरीके से कोशिश की जाती है कि कश्मीर में शांति लाई जा सके, लेकिन ये एक तरीके से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसमें लगातार अशांति लाती रहती हैं। तो शेख अब्दुल्ला के पुत्र होते हैं यहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला के दामाद होते हैं गुलाम मोहम्मद शाह, राइट। और इन्हीं के बीच में दोनों में एक तरीके से ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आती है जो कहीं ना कहीं तात्कालिक कारण बनता है, राइट। फाइनली क्या होता है कि जनवरी 1990 को एक तरीके से सरकार को गिरा दिया जाता है, सरकार को एक तरीके से खत्म कर दिया जाता है। बोला जाता है कि भाई आप ये सरकार अब आप नहीं चला पाओगे, राइट। मतलब कि फाइनली सरकार को डिसमिस कर दिया जाता है और वहां पे राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है। और उस समय के जो राज्यपाल बनाए जाते हैं वो हैं जगमोहन। जी हाँ, तो जगमोहन को जब राज्यपाल बनाया जाता है तो फाइनली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके अंडर में आ जाता है, राइट। और फिर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी एक तरीके से रोल रहा है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं रहता है कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस को रोकने में, राइट। तो दोस्तों ये है एक तरीके से तात्कालिक कारण, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल जो रीजन रहा है बेसिकली इन दोनों के बीच में रहा है। तात्कालिक की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे आप बिल्कुल भी इतिहास की जो पृष्ठभूमि है उसको डिनाई मत करिएगा। इतिहास का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये जो पृष्ठभूमि होती है वो कोई एक दिन में तैयार नहीं होती है, राइट। तो सिर्फ यहाँ पे तात्कालिक की बात हो रही है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कि कश्मीरी पंडितों का रिटर्न कब होगा, मतलब कि क्या इनको वापस लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, तो डेफिनेटली ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी कश्मीरी पंडित्स हैं डेफिनेटली उनको अपने घर वापस जाना चाहिए और उनको उनके घर वापस पहुंचाने में पूरा का पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए। और इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती कि कश्मीरी पंडित अपने पूर्वजों के घर में या अपने पुराने घरों में अपनी पुरानी संस्कृति में वापस लौट पाएं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, राइट। तो हालांकि यहाँ पे थोड़ा एक दो कोशिशें हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोशिशें हुई हैं वो कोशिशें इस तरीके से बताई जाती हैं कि कश्मीरी पंडितों का एक तरीके से रीसेटलमेंट किया जाएगा, वो भी एक तरीके से फौज की निगरानी में या सुरक्षा के घेरे में। लेकिन अब आप सोचो कि फौज की निगरानी में, सुरक्षा के घेरे में आप उनको बसा तो दोगे, लेकिन जो एक्चुअल में कश्मीरियत है क्या वो इस फौज के घेरे में या बंदूक की जोर पे क्या वो कश्मीरियत वापस लौट पाएगी? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो आई होप यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आगे सपोर्ट करेंगे या इस पे काम करेंगी और कश्मीर की कश्मीरियत वापस आ पाएगी। एक दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लिस्ट आपको दिखा दूं, समझा दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है ब्लेम किया जाता है, राइट, कि ये सरकार कुछ नहीं कर पाई, वो सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो हालांकि मैं यहाँ पे किसी पे ब्लेम नहीं करूंगा, सिर्फ आपको यहाँ पे डेटा दे रहा हूं कि जब से यानी कि 1990 से अब तक अगर आप सरकार को देखें, प्राइम मिनिस्टर्स को देखें, तो ये सारे प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं जो एक तरीके से इस टाइम पीरियड में प्रधानमंत्री बने हैं और उनको एक तरीके से ये सारे के सारे लोग क्या रहे हैं, फेलर रहे हैं कश्मीर की कश्मीरियत को वापस लाने के लिए, राइट। आप राजीव गांधी को देख सकते हैं, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, आई के गुजराल, एबी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी टिल नाउ, राइट। तो ये प्राइम मिनिस्टर्स हैं। एक तरीके से मैं यहाँ पे डेटा सिर्फ देना चाह रहा हूँ कि आप समझें कि उस टाइम से अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, राइट। आप यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करिए और कि इनका जो टेन्योर रहा है वो क्या रहा है और कौन सा नेता यहाँ पे किस पार्टी से रिलेट करता है। ये आपके स्टैटिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट दोस्तों। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और सबको यहाँ पे हमको उम्मीद करनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों का एक तरीके से रिटर्निंग हो पाए, उनके पुराने जगहों पे वापस वो जा पाएं, अपनी कल्चर को फिर से जी पाएं, राइट। बिकॉज दोस्तों आप सबको ये तो एक तरीके से रियलाइजेशन हो ही चुका है, आप सब लोग इस चीज़ को समझते हैं, मानते हैं कि पूरी दुनिया जो है आज एक तरीके से जो धर्म मतलब कि धर्म संप्रदाय की जो बातें हैं, या यूं कह लें कि कोई भी राज्य आज की डेट में, कोई भी राज्य, कोई भी देश किसी एक धर्म के बलबूते पे चलना एक तरीके से, या किसी राज्य को एक धर्म के बलबूते या एक तरीके से उसको एक धार्मिक राष्ट्र के रूप में पेश करना, कहीं ना कहीं पूरा विश्व जो है उसको नकार चुका है, राइट। और हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भारत देश है वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत देश है, इसमें डाइवर्सिटी है, विभिन्न कल्चर के लोग यहाँ पे हैं और यही जो कल्चर है इस भारत की खूबसूरती को चार चांद लगाती है, राइट दोस्तों। लेकिन फिर भी क्या है कि अभी भी कई लोग अतीत में जाना चाह रहे हैं, मतलब कि अतीत में जीना चाह रहे हैं, जो कि डेफिनेटली लोकतंत्र के लिए खतरा है और भारत की खूबसूरती के लिए भी खतरा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी डिटेल में चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करें और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।